स्टार्ट किया था और थोड़ा सा बैकग्राउंड के इंट्रोडक्शंस लिए थे। ठीक है, आज एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स बोल दो या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोल दो या अध्यारोपण अध्यारोपण का सिद्धांत, या आप बोलो कि तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। देखिए, मेनली मैं ये कहना चाहूंगी आपको इसमें कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो साई होता है वो एक वेव फंक्शन होता है। साई जो होता है वो क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है। ठीक है, जब ये वेव फंक्शन होता है तो इसमें हम लोग दो चीजों को लेते हैं जो कि उस वेव के बारे में बताती है। अगर मैं उसके पोजीशन को लूँ, स्थिति को लूँ और समय, किस समय पर ये चल रहा है। ठीक है, जो तरंगे होंगी, बहुत सारे तरंगे होते हैं, आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो जब तरंगों का सुपर पोजिशन होता है, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में हम तरंगों का सुपर पोजिशन करवाते हैं और मान लेते हैं कि अच्छा, तरंगों का सुपर पोजिशन है यानी कि वेव्स में आपके एम्पलीट्यूड्स भी होंगे, एम्पलीट्यूड्स भी होंगे और आपकी इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी होगा, इंटेंसिटी भी होगी, तीव्रता भी होगी। ठीक, अब क्या है कि मान लो कोई एक कैपिटल वेव है, कोई एक साई वेव है और ये एक साई वन वेव है। साई वन वेव ये साई वन है और वो भी आर और टी का कोई फंक्शन है। सिमिलरली साई टू एक वेव है, साई टू एक तरंग है जो कि एक आर और टी का वेव फंक्शन है। इसके पास कोई एम्पलीट्यूड मान लो अल्फा वन है, इसके पास मान लो कोई एम्पलीट्यूड अल्फा टू है। ये क्यों हमने लिया है, हम एक्चुअली इसको शो करना चाहते हैं, ये इसके साथ नहीं है, ये दोनों अपने में दो वेव है। लेकिन जो साई है ये क्या है, ये एक सुपर पोजिशन है, ये एक आप बोलोगे कि अध्यारोपण है। कैसे, इन दोनों वेव्स का अल्फा वन साई वन प्लस अल्फा टू साई, याद रखना ये दोनों क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग ये सारी चीजें बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। हम अब इतना मैं क्यों बोल रही हूँ इस चीज को कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, इस चीज का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसका मतलब साई का स्क्वायर कर रहे हैं। याद रखना, साई का स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम बाद में आपको डिस्कस करवाएंगे कि साई का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको इसके साथ बोलना चाहती हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स या आप बोलो कि क्लासिकल पार्टिकल्स या चिरसम्मत कण, ठीक है, और एक आपके क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि क्वांटम कण, इन दोनों में एक चीज डिफरेंस है, इसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का अंतर। देखो, मैं इसको बताऊं, ये हो जाती है आपकी तीव्रता और ये हो जाती है आपका आयाम। डिफरेंस क्या है, क्लासिकल पार्टिकल्स या क्लासिकल कण जो होते हैं वो इंटेंसिटीज को जोड़ते हैं, यानी कि तीव्रता को जोड़ते हैं, जबकि क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको एम्पलीट्यूड्स को जोड़ते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स की बात होती है, सुपरपोजिशन करवाएंगे या आप बोलोगे एडिशन करते हैं, एडिशन करते हैं या जोड़ते हैं। यहाँ पर किसको जोड़ते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटीज को जोड़ते हैं या तीव्रता को जोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है आपके किसमें और किसमें, आपके क्वांटम पार्टिकल्स और आपके ऐसे पार्टिकल्स में। मतलब क्या है कि ध्यान देना, ये एसएससी प्रोफेसर्स के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें बेसिक नॉलेज है कि नहीं कैंडिडेट के पास, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम क्लासिकल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग इंटेंसिटीज को ऐड करते हैं, वेयर एज जब हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसका सुपरपोजिशन करते हैं, तब जाके इंटरफेरेंस बनता है, उनका इंटरफेरेंस होता है, किसका, एम्पलीट्यूड्स का। सो फॉर दिस रीजन ओनली यहाँ पर जो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स है उनका सुपरपोजिशन होगा और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही आपका क्या होता है। इवन क्लास 12 में भी आप लोग क्वेश्चंस किए होंगे, तब उतना समझ में नहीं आता है। एम्पलीट्यूड्स का जो स्क्वायर होता है वही इंटेंसिटी होती है, वही इंटेंसिटी होती है। साथ में क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेव्स है ना, ये हमेशा रियल क्वांटिटी नहीं होते या वास्तविक नहीं होते, वास्तविक माप नहीं होते, वास्तविक कारक नहीं होते, ये आपको इमेजिनरी भी मिलते हैं, इमेजिनरी यानी कि आपके काल्पनिक भी होते हैं। ठीक है, काल्पनिक होंगे तो मैं साई स्टार लिखूंगी, रियल होंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ साई करूंगी।
क्लियर है। लेकिन जैसे ही साई स्क्वायर की बात आ जाएगी, हमेशा ध्यान रखना साई इंटू साई स्टार होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक से हैं, जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और मेनली आपका जो फिजिक्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, जब इसका बहुत ही सिंपल सा लोगों ने निचोड़ के तैयार किया है कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल का, या आप बोलोगे कि पार्टिकल्स का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें, उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली पूरे एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पूरे एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही बोला, मतलब कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल का, या आप बोलोगे कि किसी भी कण का एक ही क्षण में एक ही समय में परस्पर रूप से हम उसके संवेग और उसकी स्थिति दोनों का कैलकुलेशन या माप नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन इसका देखना चाहें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का, तो आप क्या कहोगे कि अगर किसी भी एक्स कंपोनेंट, मान लो आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द एक्स कंपोनेंट, तो अगर एक्स कंपोनेंट किसी मोमेंटम का डेल्टा पी ऑफ एक्स के साथ, डेल्टा पी ऑफ एक्स के साथ मेजर किया जा रहा है एक्यूरेटली, मेजर्ड एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, तो उस पार्टिकल का जो एक्स है, ठीक है, एक्स है, डेल एक्स है, एक्चुअली डेल एक्स है, वो मेजर किया जाएगा कैसे? एच कट बाई टू इंटू 1 डेल्टा पी ऑफ एक्स, ऐसे मेजर किया जाएगा। ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ा है। क्लियर है? एक्यूरेटली, इससे ज्यादा एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। एक्चुअल में अनसर्टेनिटी का, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का रिलेशन है, वो एक्चुअली इस स्टेटमेंट को देता है, और वो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैं किसी पार्टिकल का एक्यूरेटली या अनिश्चित रूप से, अनसर्टेनली रूप से, अनसर्टेनिटी के साथ, पूर्ण अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता के साथ, अगर मैं डेल्टा पी एक्स उसका संवेग निकालूं या मोमेंटम निकालूं, तो हम एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन को तो नहीं निकाल सकते। उसकी पोजीशन मैं अनसर्टेनली इससे ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं निकाल पाऊंगी, इससे ज्यादा एक्यूरेट मैं नहीं निकाल पाऊंगी। ये है ओरिजिनल आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर है? अब देखो, लोग आगे बढ़ते 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 इसमें मैनिपुलेट करते हैं, बट ओरिजिनल स्टेटमेंट यही है, आप चाहे कहीं भी देख सकते हो। सो फॉर दिस रीजन ओनली, इसके पोजीशन और मोमेंटम को डिफरेंट 3 डायमेंशंस में हम मेजर कर सकते हैं, और 3 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं जब, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट भी करते हैं। हम लोग देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, बट आई विल से कि 3 डायमेंशन में, अतः इस सिद्धांत को हम कैसे लिख सकते हैं, और वो कहता है कि इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर सकते हम। ध्यान रहे, इसका मतलब मैं ये कहूंगी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू, और एच कट मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। सिमिलरली डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। सिमिलरली डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। ये उसने 3 डायमेंशन में बोल दिया है। किस तरह से, मान लो कि कोई भी, अब कैसे कर सकते हो यार, कोई भी रेडिएशन करवाओ, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करवाओ, व्हाटएवर यू कैन डू, ठीक है, आप कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हो, और उसमें यही आपका पैटर्न, इवन हम लोग रेडियस निकालेंगे, अब मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन के रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ पर कैसे पेयर्स को लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स या पूर्ण पेयर्स को लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि हमने संवेग और स्थिति को लिया, यानी कि हम लोग मोमेंटम और पोजीशन को लिया, उसी तरह हम लोग एनर्जी और टाइम को लेंगे, ऊर्जा और टाइम को लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक और रिलेशन बनेगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। ये भी एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी है उसकी ऊर्जा में एक अनसर्टेन टाइम इंटरवल के कारण, यानी कि उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता
के साथ ये क्या है, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है, या टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के अप्रॉक्स से ज्यादा हम नहीं ले सकते, अप्रॉक्स से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मेरे कहने का मतलब था कि इससे ज्यादा तो हम एक्यूरेटली और कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब हम ऐसे रिलेशनशिप्स को लेते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स को ही लेते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि आपके जो एंगुलर मोमेंटम का एंगल के साथ दिया रहता है, आप देख लेना। बट जो आपके ऑथेंटिक है, मैं आपको ये दोनों जरूर बताऊंगी, ये ऑथेंटिक है। अगर कोई न्यूमेरिकल्स आएगा मेरे आंखों के सामने तो मैं आपको जरूर डिस्कस करवाऊंगी उपयोगिता क्या क्या है। तो पहली चीज आप बोलना कि हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर है, ना कि न्यूक्लियस के भीतर है। सो आई विल से कि नॉन एग्जिस्टेंस of electron inside the nucleus, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं रहता, नाभिक, ठीक है। दूसरा आपका बोर का रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, बोर रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं, टू कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सबसे लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट। सबसे स्टेबल एनर्जी स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो उस स्टेट का हम एनर्जी निकाल सकते हैं, उस स्टेट की हम ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है। आप ये देख भी सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और मेनली ये कैलकुलेट भी किया गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके ग्राउंड स्टेट की क्या एनर्जी है, वो हम लोग इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से कैलकुलेट किए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोर एक्यूरेटली आप बुक्स में देखोगे, आपके हिंदी मीडियम की बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि हाइड्रोजन एटम के मूल स्तर की ऊर्जा, को ज्ञात करना, ठीक है। और ये बोर रेडियस हेडिंग के लिए नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हेडिंग डाल दिया, नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो ये काफी कैलकुलेटिव है, हिंदी इंग्लिश का इसका कोई मैटर नहीं है। देखिए कैसे होगा, नॉन एक्जिस्टेंस यानी कि नाभिक के भीतर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता देख लो। अगर हम लोग जब एक न्यूक्लियस की साइज को बारे में डिस्कस करते हैं, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ भी चुके होंगे कि अगर मान लो मैंने डेल्टा आर जो है, जो रेडियस के बारे में अनिश्चितता बताई है, वो क्या है, 2 × 10⁻⁻15 की रेंज की होती है ना, होती है कि नहीं बताइए, होती है। हमारे पास जो संडे रिलेशन क्या है, वो डेल्टा आर डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 है, ठीक है। या हम इसको अगर एक मान लेंगे कि जो P है वो वेरी कर रहा है, P प्लस डेल P, मतलब P माइनस डेल P टू P प्लस डेल P तक, ठीक है। और मैंने कहा कि डेल्टा P जो है अप्रोक्सीमेटली P के बराबर है, ये मैंने मान लिया, चलो सपोज कर लिया। सो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो डेल्टा P होगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 डेल आर होगा, 2 डेल आर होगा, क्लियर। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं ये बात करूं p²/2m, p²/2m होती है। तो मैंने आपको बोला कि मान लेते हैं ये, तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा p²/2m बताऊंगी ना। तो डेल्टा p की वैल्यू आपकी ये आती है, क्या आती है, h/2 डेल r का होल स्क्वायर इंटू 1/2m आएगी, ठीक है, क्लियर। और ये वैल्यू आपकी लगभग इतनी आती है, ठीक, ये वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक।
ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपकी इतनी वैल्यू आती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। परंतु जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखा गया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आती है। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके भीतर नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के भीतर एग्जिस्ट नहीं करता। और हम लोग अब तो मॉडल के वाइज जान भी चुके थे, उसके बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं, राइट, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उसके हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के रिलेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है। दैट मीन्स कि ये प्रूव होता है कि वो उसके भीतर नहीं है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, बोर रेडियस।